नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में हिस्ट्री के सवाल ज़्यादातर आते हैं। सभी के लिए दोस्तों हमने एक यानी कि क्लास बना रहे लगातार, ठीक है। तो आज जो हमने क्लास बनाई है उसका नाम है दोस्तों बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उनके महत्वपूर्ण कार्य, तिथियाँ, युद्ध, संधियाँ, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने भी गवर्नर जनरल हुए या वायसराय हुए कितने महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारा आधुनिक इतिहास जो अंग्रेज़ों का इतिहास है इन पर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो हमारी थ्योरी क्लास 116 है। तो हमारे कोर्स में हम मानते हैं कि भाई 70% से अधिक सवाल हमारे कोर्स से आएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी 65 सवाल आए थे, अब की बार हम सोच रहे हैं दोस्तों 70 से अधिक सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये भी साथ में नेट जेआरएफ आपके हाथ में, टारगेट हमारा नेट जेआरएफ है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर किसी को हमारा नया बैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, नए सेशन के लिए, तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डेमो क्लास देखिएगा, ठीक है। और नोट्स भी दोस्तों हम देते हैं, ठीक है। और जेबी स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ भी हम लगातार सवाल करते रहते हैं, अच्छे सवाल। फ्रेंड्स, हमारे जो कोर्स बिल्कुल मामूली शुल्क पर है। देखो, 6 मंथ का जो कोर्स है वो केवल 3000 रुपये का है, ठीक है। केवल 500 रुपये महीने का शुल्क है, ठीक है। और 1 साल का 12 मंथ का 4000 रुपये का है, ठीक है। और 24 महीने का 5000 रुपये कोर्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल मामूली शुल्क है, ठीक है। और पेपर 1 और हिस्ट्री दोनों का कोर्स आपको इसी शुल्क में कराया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। देखो दोस्तों, बंगाल, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की, ठीक है। बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर अलग हैं, ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल अलग हैं। याद रखिएगा इस बात को, गवर्नर जनरल अलग हैं, ठीक है, जनरल ये अलग अलग हैं। देखो, बंगाल के यानी कि आप 1757 से लेकर ये 1833 का काल की ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि बंगाल के गवर्नर भी आ जाएंगे और बंगाल के गवर्नर जनरल भी आ जाएंगे, ठीक है। यही आज की इसी समय धारा की आज की क्लास है। तो देखो, उससे पहले भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर क्लाइव से पहले बनाए थे, ठीक है। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो है विलियम हेजिस, ठीक है। देखो, क्लाइव को भी मानते हैं परंतु क्लाइव से पहले भी था, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जब स्टार्टिंग में जब बंगाल पर यानी कि कह सकते हैं कलकत्ता पर अधिकार यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ा दिया धीरे धीरे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कलकत्ता जो बंगाल का जो गवर्नर बना, ठीक है, वो उसको बनाया गया विलियम हेजिस को, ठीक है। और प्लासी जो युद्ध हुआ 1757 में, ठीक है, उसके समय जो बंगाल का गवर्नर था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसका नाम था रोजर ड्रेक, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या नाम था उसका? रोजर ड्रेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं, ठीक है।
तो देखो गवर्नर जो थे लॉर्ड क्लाइव, इसको जो है कहते हैं कि वास्तविक गवर्नर था ये बंगाल का, वास्तविक। भाई कैसे भाई कहते हैं ना कि भाई गुप्त काल का जो वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। और कहते हैं भाई चंद्रगुप्त गुप्त काल का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त को मानते हैं। तो ऐसे ही लॉर्ड क्लाइव को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल इसका जो था वो 1757 से 1760 और 1765 से 1767, ये 2 काल में इसका काल डिवाइड होता है। ठीक है, दो। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो देखते हैं लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक था और 2 बार भाई 57 से 60 और 65 से 67 बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, इलाहाबाद इसी के काल में हुआ, इलाहाबाद की संधि भी इसी काल में हुई 1765 में, 12 अगस्त 1765 में इसी के काल में जो है इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक है ये। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक है ये, यानी कि दीवानी जो अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई और प्रशासनिक जो अधिकार थे वो कलकत्ता यानी कि बंगाल के जो है शासक के पास रहे। श्वेत विद्रोह का दमन किया इसने। ठीक है, श्वेत विद्रोह का दमन किया इसने। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाई। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए इसने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। देखो जो निजी व्यापार था, क्योंकि बंगाल के जो नवाब था उसके माध्यम से दस्तक दी जाती थी, जिसके माध्यम से जो अंग्रेज व्यापारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने को जो टैक्स है वो माफ़ करके चलती थी। ठीक है, उसके द्वारा उससे जो है दस्तक के माध्यम से जो टैक्स की छूट मिलती थी। परंतु जो भारतीय लोग थे, जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, वो अपना अलग भी जो है व्यापार करने लगे और वो दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, क्लाइव के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ जो है महाभियोग चलाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई किसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया, किस बंगाल के गवर्नर के खिलाफ महाभियोग चलाया गया, तो लॉर्ड क्लाइव था वो। क्लाइव के जीवन का दुखद अंत, क्योंकि इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, आत्महत्या इसने कर लिया था। उसके बाद में आगे पेज पर चलते हैं। कंपनी का सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय जो है लॉर्ड क्लाइव को है। ठीक है, और इसी के काल में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 में, तो इसी में क्या हुआ दोस्तों, प्रथम विद्रोह हुआ। ठीक है, सैनिकों में प्रथम विद्रोह हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे वो जो है अवध यानी कि जो मुगल बादशाह और अवध की सेना में मिल गए थे थोड़े से कर्मचारी। फरवरी 1760 से 1 जुलाई 1760 तक हॉलवेल का कार्यकारी गवर्नर रहा। दोस्तों हॉलवेल कौन था, ये वही था जिसकी दिमाग की उपज कौन थी, ब्लैक होल की घटना थी, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना का ये दोस्तों ये जिक्र करता है कि भाई सिराजुद्दौला ने 15/14 का एक कमरे में लगभग 150 के लोग समथिंग जो है लोगों को बंद कर दिया और 24 घंटे बाद जब खोला तो उसमें से लगभग 23 आदमी ही जिंदा बचे थे। ठीक है, तो उसके बाद में ही जो है प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों वेनस्टाट आता है, क्योंकि देखो जब लॉर्ड क्लाइव 57 से 60 और फिर उसके बाद में वेनस्टाट बनता है। ठीक है, 1760 से 65 और इसके बाद 65 से 67 जो बनता है वो दोबारा बनता है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच
वेनस्टाट जो है बंगाल का गवर्नर रहा, ठीक है। यानी कि 65 से 67 और 57 से 60 के बीच में वेनस्टाट बनता है। वेनस्टाट ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, ठीक है। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम बनाया इसने। बक्सर का युद्ध इसके समय में हुआ था 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध। फिर इसके बाद में बेरेलस्ट हुआ, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के बाद में, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव 1765 से 1767 के बाद में कौन बना, बेरेलस्ट बना। 1767 से 69 बना, ठीक है। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में बना कर्टियर 1769 से 1772। इसके काल में 1770 में क्या हुआ, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, लगभग 1 लाख के समथिंग लोग इसमें मारे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे खतरनाक जो गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका काल कितना था, 1772 से 1785 था। लगभग ये 13-14 साल बना, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर, याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ से दोस्तों देखो, ये बंगाल का, याद नोट डाउन करिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर है ये, ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, था, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का अच्छा जानकार था, ठीक है। और इसी ने जो कलकत्ता मदरसा 1781 में स्थापित किया, ठीक है। और इसी के काल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की इसने स्थापना करवाई तथा न्यायालयों में मुंसिफ नियुक्त किए। मुंसिफ दोस्तों यानी कि भाई इन्होंने क्या किया कि भाई अगर कोई मुकदमा मुसलमान का आता है तो मुंसिफ जो है उसकी वो करेगा, कहते हैं भाई जज का काम करेगा। अगर हिंदू का आता है तो एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो है उसका फैसला करेगा, ठीक है। 1772 में इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया। इजारेदारी, ठेके पर देने की प्रथा को बोलते हैं इजारेदारी। याद रखिएगा, ठेके पर देने की जो भूरास्व प्रथा है, ठीक है, जो ठेके पर जो भूरास्व को दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इजारेदारी। 1772 में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया इसने, ठीक है। उसके बाद 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। जो क्लाइव ने स्थापित किया था बंगाल में द्वैध शासन, उसका इसने अंत कर दिया, ठीक है। क्योंकि भाई द्वैध शासन का मतलब है कि दीवानी अधिकार कंपनी के पास रहेंगे और प्रशासनिक अधिकार बादशाह के पास रहेंगे। अब क्या किया इसने, इस चीज़ को बंद कर दिया। 1772 से 74 तक बंगाल का गवर्नर, ठीक है, तथा 74 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो बंगाल के गवर्नर की बात करें तो 72 से 74 तक रहा, ठीक है, और 74 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत 1774 में बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया बंगाल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके काल में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसके काल में, ठीक है, 1780 से 84। और इसी में ही मंगलौर की संधि हुई, हैदर अली की मृत्यु होती है इसमें, ठीक है। और मार्कटनी से कहता है कि भाई मार्कटनी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का सारा साम्राज्य ही छिनवा देगा, ठीक है। नंद कुमार पर अभियोग लगाया गया, वह उसको फांसी दे दी गई 1775 में। बनारस
के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया गया 1775 में। ठीक है, अवध की बेगमों, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में अवध की बेगमों से जबरदस्ती जो है धन की वसूली की गई, उसके जो गहने वगैरह थे उसको छीन लिया गया, रुपया वगैरह थे उसको छीन लिया गया। ठीक है, 1773 में बनारस की संधि तथा अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले एवं 25 लाख रुपए में बेच दिए। ये भी इम्पोर्टेंट है देखो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, दोबारा पढ़ते हैं। 1773 में बनारस की संधि हुई, उसके द्वारा अवध के नवाब को, यानी कि 1765 में अवध के नवाब से ही इलाहाबाद और कड़ा के जिले छीनकर शाह आलम को दे दिए गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब उससे लेकर नवाब को, अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद जिले जो है 50 लाख रुपए में बेच दिए, यानी कि उसी का माल उसी को टपका दिया। ठीक है, 50 लाख रुपए में उससे छीनकर उसको ही दोस्तों 50 लाख रुपए में दे दिया। दिमाग देखो इन फिरंगियों की इन फिरंगियों का दिमाग देखो, उसी से छीन के उसको दे रहे हैं। रुहेला युद्ध, ठीक है, रुहेला युद्ध 1773 से 74 में हुआ, इम्पोर्टेंट। और 1772 में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1772 में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। ठीक है, कलकत्ता में सदर दीवानी, ठीक है, सदर दीवानी में सदर निजामत अदालत बनाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक बना, जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था, जिसका संस्थापक कौन था, विलियम जोन्स था, तो इसके ये संरक्षक बना। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करता है ये 1781 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार जमा चुका है, इम्पोर्टेंट है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार जमा चुका है भाई कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन ले गया, तो कौन ले गया दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ले गया। ठीक है, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया इसी के काल में, तथा कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल माने जहाँ पर सिक्के बनते हैं, कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। दस्तक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, दस्तक प्रथा पर, जिसके माध्यम से जो निजी व्यापारी थे वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना अलग व्यापार कर रहे थे और उसका दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि दस्तक जो मिला हुआ था कंपनी को मिला हुआ था, ना कि निजी व्यापारी को मिला हुआ था। प्रतिबंध लगाया गया और 5 वर्षीय भूमि बंदोबस्त किया गया। ठीक है, राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के, ठीक है, राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को नियुक्त किया गया इसी के काल में। ठीक है, कलेक्टरों को नियुक्त किया गया। नियुक्त किया कोसजुराहे के राजा के मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय व वारेन हेस्टिंग्स में क्या हुआ, टकराव हुआ। ठीक है, उसे भारत का पिट और पूरब का चैथम भी कहा जाता है। ठीक है, लगान बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई वारेन हेस्टिंग्स के काल में, और सीमा शुल्क वसूल करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना में 5 चौकियों का निर्माण किया गया। ठीक है, 1780 में नवमक व अफीम, नवमक मतलब दोस्तों नमक, ठीक है, नमक। 1780 में नमक व अफीम के व्यापार को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना, 1780 में से नमक को जो है, नमक के व्यापार को पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत लाया गया। हिंदुओं व मुस्लिमों के लिए पृथक हिंदू कोड
वह मुस्लिम कोड बनाए गए। ठीक है दोस्तों, मैं जो बोल रहा था कि भाई हिंदुओं का मुकदमा था तो हिंदू ब्राह्मण उसका जो है फैसला सुनाता था। अगर मुस्लिमों का फैसला मुकदमा है तो मुस्लिम जो मुंसिफ है वो उसका फैसला सुनाता था। सन्नासी विद्रोह का दमन जो 1770 से शुरू हुआ था उसका दमन किया गया इसने, सन्नासी विद्रोह सबसे पहला विद्रोह था ये। इंग्लैंड लौटने पर, ठीक है, इंग्लैंड लौटने पर 1785 में वर्क द्वारा उसके विरुद्ध महाभियोग लाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें कि भाई कौन सा गवर्नर जनरल था बंगाल का जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। किसके द्वारा लाया गया? वर्क द्वारा लाया गया, तथा उसे अंत में दोष मुक्त करार दे दिया गया। मोहम्मद रजा खान तथा सिताब राय क्रमशः बंगाल व बिहार के नायब दीवान थे, ठीक है, पर मुकदमा चलाकर उन्हें पद से हटा दिया गया। याद रखिएगा, देशी रियासतों के प्रति देशी जो रियासत थी उनके प्रति रिंग फेंस, ठीक है, अंगूठी वाली जो नीति थी उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, चारों तरफ से घेर कर, या इसको बोल सकते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेरेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राजवल्लभ को भूराजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजवल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वे कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में त्यागपत्र वॉरेन हेस्टिंग्स ने दे दिया था और इस पर जो है उसके बाद में महाभियोग चला था। इसके बाद में सर जॉन मैकफरसन, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन था। ये 1785 से 86 बना और ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। ठीक है, 1786 से 1793, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने, देखो इसके कितने महत्वपूर्ण कार्य किए इसने। कॉर्नवालिस ने भारत इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वे गवर्नर जनरल के साथ भारत के प्रधान सेनापति भी रहेंगे। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला ही सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसने कहा कि भाई मैं भारत इसलिए तब जा सकता हूँ कि जब मुझे भारत का प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल भी बनाया जाए। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने? न्यायिक संगठन की स्थापना की। ठीक है, जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त करके, जो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्य था कि जिला फौजदारी न्यायालय को उसने स्थापित किया, परंतु इसने समाप्त कर दिया। समाप्त करके इसके स्थान पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना की गई। सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की गई। उसके बाद बंगाल में, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की गई और ये जमींदारों के लिए की गया था। ठीक है, 22 मार्च 1793 को जमींदारी प्रथा ही बोलते हैं इसको, जमींदारी प्रथा, या इसको बोल सकते तो इस्तमरारी बंदोबस्ती बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। और इसका 1/89% जो है कंपनी को, ठीक है, और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है, अगर जमींदार सूरज ढलने से पहले निश्चित तिथि तक अपना टैक्स जमा नहीं करता था तो उसकी जो जमींदारी है वो नीलाम हो जाती थी। कह सकते हैं भाई सूरास्त कानून था। ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना। कॉर्नवालिस ने 1786 में मजिस्ट्रेट, कलेक्टर
वह जज के कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ठीक है, कि वह जज इन तीनों के कार्य को एक ही व्यक्ति को सौंप दिया। कलेक्टर को प्रत्येक जिले में राजस्व निर्धारण एवं वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया, किंतु 1793 की कॉर्नवालिस संहिता में राजस्व संग्रह व न्यायिक कार्य दो अलग अलग व्यक्तियों को सौंपकर न्यायिक क्षेत्र शक्ति के पृथक्करण है। तो इसने क्या किया, शक्ति के न्यायिक क्षेत्र शक्ति के पृथक्करण का इसने शुरुआत की, सिद्धांत को भारत में लागू किया अलग अलग। भारतीय नागरिक सेवा लोक सेवा की स्थापना इसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कह सकते हैं आईपीएस आईएएस जो होते हैं, भारतीय नागरिक सेवा पीसीएस वगैरह जो होते हैं, इसने इसका ये जन्मदाता कहा जाता है, फाउंडर। सिविल सेवा, ठीक है, यूपीएससी प्रशासनिक सेवा, आईएएस आईपीएस का जनक इसको कहा जाता है। उसके बाद में कॉर्नवालिस ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का निर्माण किया, ठीक है, संविधाविद कह सकते हैं भाई कि संविदा जो होता है, ठीक है, तो उसका निर्माण किया इसने, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, ठीक है दोस्तों। स्थायी कह सकते हैं आईएएस। कॉर्नवालिस प्रत्येक भारतीय को भ्रष्टाचारी मानता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1789 में भारत से दासों की निर्यात पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने भारत से दासों के जो निर्यात होता था अलग अलग देशों को, उस पर प्रतिबंध लगाया 1789 में कॉर्नवालिस ने। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1793 में, 90 से 92 हुआ था, ठीक है, उसकी श्रीरंगपट्टन की संधि हुई, ठीक है। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई क्योंकि वह समस्त भारतीयों को विश्वास योग्य और भ्रष्टाचारी मानता था। पुलिस थानों की स्थापना इसने की, वह नई पुलिस विभाग की स्थापना भी इसने की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई पुलिस थानों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, कॉर्नवालिस को। नए पुलिस विभाग की स्थापना किसको दी जाती है, तो कॉर्नवालिस को, ठीक है। कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, किंतु यॉर्क टाउन के युद्ध 1781 में उसने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिया। कौन था दोस्तों, वाशिंगटन, अमेरिका का प्रधानमंत्री था। कौन था प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होता वहां पे, ठीक है। उसके सामने हथियार डाल दिए थे। उसके बाद में कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है, ठीक है, किंतु भारत पहुंचते ही 1805 में कुछ माह बाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसकी मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में ही उसकी समाधि बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या किस गवर्नर जनरल की गाजीपुर में जो है समाधि है, तो ये कई बार जम चुका है, तो किसकी है, कॉर्नवालिस की है। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला ये एकमात्र व्यक्ति था दोस्तों, याद रखिएगा। 2 बार भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला ये एकमात्र व्यक्ति था। और अगर बात करें बंगाल के गवर्नर 2 बार कौन बना, तो क्लाइव बना, ठीक है। इससे पहले क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, न कि गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। इसके बाद सर जॉन शोर आते हैं, ठीक है, जो 1793 से 1798 जो है गवर्नर जनरल बनते हैं। हैदराबाद व अन्य देशी राज्यों के प्रति इसने दोस्तों हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तटस्थ था, यानी कि किसी के खिलाफ जो युद्ध नहीं किया। ये दोस्तों देखता रहा कि भाई
मतलब कि इसने दोस्तों हस्तक्षेप यानी कि किसी के साथ में युद्ध नहीं किया। 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 का चार्टर एक्ट आया। देखो 1773 आया, फिर 1793 आया, फिर 1813 आया, फिर 1833 आया, फिर 53 आया। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में लिया इसने। ठीक है। मराठों ने निजाम को 1795 में खारदा या खुर्दा के युद्ध में पराजित किया। ठीक है। मराठों ने निजाम को, हैदराबाद का जो निजाम था उसको 1795 में खारदा या खुर्दा के युद्ध में पराजित किया। केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में 1797 में हस्तक्षेप किया। किसने? जॉन सोर ने। वह उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं का जानकार था। उसके बाद में लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। ठीक है। 1798 से 1805 वेलेजली को सहायक संधि का जो कहते हैं भाई, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है। तो वेलेजली को कंपनी का अकबरी कहा जाता है। ठीक है। वेलेजली के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है। वेलेजली स्वयं जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। उसने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की जिसके तहत देशी राजा, कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते थे। देखो, देशी जो राजा थे वो कंपनी की सेना और एक रेजिडेंट को रखना उन्होंने स्वीकार किया। जो भी सहायक संधि पर सिग्नेचर करता था तो उसको कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था तथा इनके बदले एक निश्चित रकम जो है कंपनी को देते थे ये कि भाई कि हम जो है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ठीक है। देखो ये फिरंगी कितने चालाक थे कि कंपनी की सेना भी जो है राजा के यहाँ जा रही है बिना बात के, मतलब कि राजा जो है नहीं मंगा रहा है सेना को, फिर भी वो दे रहे हैं। और उस कंपनी की सेना के बदले कि भाई रख रखाव के बदले उसको कुछ पैसा चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती का लठ था ये। कंपनी को देते यानी कि इनके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते एवं विदेशी नीति भी कंपनी के अधीन कर देते थे। यानी कि भाई अगर तुम विदेशी यानी कि बाहरी लोगों से अगर तुम मेल मिलाप करोगे या संधि करोगे या युद्ध करोगे तो बिगर रेजिडेंट के माध्यम से नहीं करोगे। सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम, फिर क्रमशः मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, वेसिन की संधि। ठीक है, वेसिन संधि, भोसले 1803, सिंधिया 1803 ने सहायक संधि स्वीकार की और सहायक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत व तंजौर का शासन प्रबंध अपने हाथों में लॉर्ड वेलेजली ने ले लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 टीपू सुल्तान को उसने पराजित किया। ठीक है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 इसके काल में हुआ जिसके तहत इसने मराठाओं को पराजित कर दिया। बेसिन की संधि 1802 में हुई। ठीक है। लोक सेवकों को प्रशिक्षण, जितने भी IAS ऑफिसर्स थे उसने प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कराई। ठीक है। इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके जो प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल
हेनरी टी कोलब्रुक थे, किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दिया गया। 1801 में बेलजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया, पहले नहीं था ये, ठीक है, परंतु 1801 में बेलजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कर दिया। 1802 में अधिनियम 4 द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी से लगा दी, 1802 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाल हत्या पर लॉर्ड वेलेजली को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है, क्योंकि इसने मार्स कैरी वार्ड को कलकत्ता से निकाला था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड वेलेजली को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक माना जाता है, क्योंकि इसने जो है मार्स कैरी और वार्ड को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो तो ईसाई बना रहे थे लोगों को। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आता है 1805 में। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इनकी भारत आते ही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अकस्मात मृत्यु हो गई और गाजीपुर में ही इसकी समाधि बनाई हुई है और उसका मकबरा भी वहीं पर है। इसके बाद में जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 बनता है गवर्नर जनरल। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाहियों को पगड़ी और तिलक, सिर पर पगड़ी व तिलक लगाने मनाही करने के कारण ये विद्रोह हुआ था। इस आदेश के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम वेंटिक था। ठीक है, और उसने यह आदेश लागू किया था, ठीक है, क्योंकि उसने आदेश लागू किया था। चूंकि जॉर्ज बार्लो अस्थायी गवर्नर जनरल था, अतः मिंटो प्रथम के आने के बाद बार्लो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो वीडियो कैसी लग रही है? ठीक है, जानकारी देखो, वीडियो में जो जानकारी है वो आपको कैसी लग रही है, महत्वपूर्ण है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसी क्लास लग रही है आपको। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच में ये बनता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत आने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ में इसने अमृतसर की संधि की। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अमृतसर की संधि कई बार एग्जाम में आ चुकी है। 1813 का चार्टर एक्ट इसके ही काल में जो पारित हुआ था, जिसके माध्यम से दोस्तों क्या हुआ, ठीक है, जिसके माध्यम से कंपनी का एक अधिकार भारत पर से समाप्त कर दिया और चीन पर से रहने दिया गया। भारत पर से केवल चाय और चीन का के साथ में जो अधिकार था वो बना रहने दिया, बाकी सब बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई अब कंपनी ही केवल व्यापार नहीं करेगी और कंपनी के साथ में और भी ब्रिटिश के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो भी व्यापार करेंगे। ठीक है, और 1813 के तहत दोस्तों शिक्षा के लिए, भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अब 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की आज्ञा मिल गई। 1809 में फारस के शाह के साथ वह अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के साथ संधि की। ठीक है, मिंटो ने मेलकम को भेजकर पर्शिया के साथ में संधि की थी। देखो इसने जो क्या किया, मेलकम को भेजकर पर्शिया, ईरान के साथ में संधि की थी। इसके बाद में जॉन एडम्स आता है। ठीक है, जॉन एडम्स ये छूट गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। मैं ये तो कह रहा था भाई छूट गया कुछ तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है 13 से 23 के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसी के काल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और नेपाल युद्ध भी हुआ था इसके काल में। सुरक्षित घेरे की नीति के स्थान पर इसने अधीनस्थ अलगाव
पार्थक्य की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है ये वाला भी कि भाई सुरक्षा यानी कि अधीनस्थ के घेरे की नीति किसने अपनाई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध भी इसके काल में होता 1814 से 16 के बीच में। वह संगोला की संधि हुई। ठीक है, संगोला की संधि हुई थी। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में 1826 में जो है यांडमो की संधि हुई थी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 में। ठीक है, तथा संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कंपनी में विलय कर लिया गया था। पिंडारियों का दमन भी किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1817 से 18 के बीच में। बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट लागू किया। कलेक्टरों को पूर्ण न्यायिक अधिकार प्रदान करते हुए कॉर्नवालिस के विधि संहिता में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो बना लीजिएगा। फिर इनके बाद में जॉन एडम्स आते हैं 1823 में। 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग्स का व लॉर्ड एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में जॉन एडम्स ने कार्यभार संभाला। वह कलकत्ता काउंसिल का प्रमुख सदस्य था। जॉन एडम्स का नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए बदनाम है। इसने क्या किया दोस्तों, समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। उसने कलकत्ता जर्नल के संस्थापक श्री बकिंगम के विरुद्ध कार्रवाई की थी। समाचार पत्रों के लिए 1823 में अनुज्ञापित नियम लाइसेंसिंग बनाया था दोस्तों, लाइसेंसिंग एक्ट बनाया था। इसके बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं 1823 से 28। इनके काल में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824-26, जिसके तहत यांडमो की संधि हुई। ठीक है, बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह होता है 1824 में और भरतपुर विजय 1826 में करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रथम बर्मा जो युद्ध समाप्त हुआ था वो यांडमो की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और कह सकते हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था 1833 तक। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इनको अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बनाया गया। ठीक है, तो विलियम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा वेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। इससे पहले इनका पदनाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। एक्ट 17 द्वारा, ये भी इंपोर्टेंट है, एक्ट 17 द्वारा सती प्रथा की समाप्ति कर दी गई 4 दिसंबर 1829 को। तो ये पीजीटी के एग्जाम में ज्यों का तो सवाल आया था, याद रखिएगा। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। ठगी प्रथा की समाप्ति की थी। इस कार्य में कर्नल सलीमैन, ये भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्नल सलीमैन को ठगी प्रथा का दमन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, कर्नल सलीमैन की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया गया। ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, कन्या वध का निषेध किया गया, क्योंकि जो कन्या थी होते ही उनको मार दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों कन्याओं को हिंदू धर्म में जो है अपवित्र माना जाता था। सरकारी सेवाओं, धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की घोषणा की गई। ठीक है, सरकारी सेवाओं में, क्योंकि देखो ये संविधान के जो है अनुच्छेद 14 में है ये चीज़, सॉरी 16 में। ठीक है, सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण नीति समाप्त करने की, तो ये जो है आर्टिकल 15 में है और ये 16 में भी है सरकारी सेवाओं में। ठीक है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी इंपोर्टेंट है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना
की गई। उसके बाद में 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ, क्योंकि दोस्तों ये जो मैकाले था ये प्रथम विधि अधिकारी था काउंसिल में। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद 1835, ठीक है, विवाद इसके काल में हुआ। और देखो जो जॉर्ज प्रिंसेप थे वो प्राच्यवादियों के समर्थक थे, न कि अंग्रेजी शिक्षा के। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनाई गई, ठीक है। मैकाले अनुशंसा, मैकाले का जो मिनट था, स्मरण पत्र था, द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में वेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। इसके बाद अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी व आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। ज्यूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत हुई। ज्यूरी प्रथा दोस्तों, यानी कि ज्यूरी मतलब दोस्तों जैसे भाई कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोर्ट में एक ही होता है जज, परंतु इसने क्या किया कि एक कोर्ट में जो जज फैसला करेंगे वो 4-5 हो सकते हैं। ज्यूरी प्रथा। 1832 डिविजनल कमिश्नरों मंडल आयुक्त की नियुक्ति की गई, ठीक है। और 1831 में मैसूर, 34 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय कर लिया गया। याद रखिएगा इनको। 1831 में मैसूर और 34 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का विलय भारत में कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मालवा की अफीम को बम्बई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने प्रारंभ किए, ठीक है। अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा दी गई। वेंटिक ने कर्नल पूंटिगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा था। पंजाब महाराज रणजीत सिंह से वेंटिक रोपड़ नामक स्थान पर मिला था, ठीक है, 1831 में। याद रखिएगा, पंजाब के जो महाराज थे रणजीत सिंह ने वेंटिक के साथ रोपड़ नामक स्थान पर पंजाब के 1831 में मिले थे। और वेंटिक ने फ्रांस क्रांति, ठीक है, वह नेपोलियन युद्धों में भाग लिया था। वेंटिक एक कट्टर विग उदारवादी था, ठीक है। वेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक से है, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ईमानदारी से बताना कि इसमें कितना अच्छा डाटा था इसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास थोड़ी अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो अगर आपको देखो आने वाले एग्ज़ाम को आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं मैं, सभी पास हो जाए मेरी तरफ से। अगर दोस्तों हमारे बैच में एक नया बैच हमने ज़रूर बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अगर नया बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो हमारा नंबर है 8218345167 से संपर्क कर सकते हैं, या हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हो। तो 100% नेट जर्ब कराया जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।